तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ सोने का महल। ये दुष्ट जादूगर का पार्ट 2 है। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। राजा सूर्य राज की कोई संतान नहीं थी। एक सफ़ेद चिड़िया के उपकार से उसे 2 पुत्र रत्न एक साथ प्राप्त हुए, लेकिन चिड़िया को दिए वचन के अनुसार राजा को मजबूर होकर उसे एक पुत्र सौंपना पड़ा और सफ़ेद चिड़िया राजकुमार गजराज को साथ लेकर दुष्ट जादूगर चामुंडा से बदला लेने चल पड़ी। जब वे जंगल में पहुंचे तो उन्हें भयानक भयानक आवाज़ें सुनाई देने लगी। तब चिड़िया रानी राजकुमार गजराज को सावधान कर एक और उड़ चली। राजकुमार अकेले ही आगे बढ़ने लगा। शीघ्र ही उसके सामने भयानक अट्टहास लगाती हुई एक खोपड़ी आ खड़ी हुई, लेकिन राजकुमार गजराज जरा भी भयभीत नहीं हुआ। उसने तलवार के एक ही वार से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए तो तुरंत ही चारों ओर से आती भयानक एवं डरावनी आवाज़ें बंद हो गई। आगे बढ़ने पर राजकुमार को दूर एक छोटा सा तालाब दिखाई दिया। पानी पीने के उद्देश्य से राजकुमार तालाब के किनारे पहुंच गया, लेकिन जैसे ही उसने तालाब का पानी पीना चाहा, एक भयानक राक्षस अट्टहास लगाता हुआ उसमें से बाहर निकल आया। फिर क्या हुआ, ये अब आगे की कहानी। अट्टहास लगाता हुआ यह भयानक राक्षस बिना राजकुमार की ओर ध्यान दिए उसके घोड़े की ओर बढ़ा। उफ, शायद यह भी दुष्ट जादूगर चामुंडा को कोई मायावी जाल मालूम पड़ता है। अरे, यह मेरे घोड़े की ओर बढ़ रहा है। फिर घोड़े को अपने भयानक पंजों में दबोच वह तालाब की ओर जाने लगा। तगड़ा शिकार मिला। ठहरो, मेरे घोड़े को छोड़ दो वरना जान से हाथ धो बैठोगे। फिर इससे पहले कि वह विचित्र एवं भयानक राक्षस पुनः तालाब में समा जाता, राजकुमार ने तेजी से आगे बढ़कर तलवार की भरपूर चोट उस पर की। दुष्ट, तू इस तरह मानेगा? आह! परंतु घायल होने के बावजूद भी राक्षस घोड़े को लेकर तालाब में छलांग लगाने में सफल हो गया। ओह ठहर दुष्ट, मेरे प्यारे घोड़े को मत ले जा, वापस लौट आओ वरना तुम्हारी भी खैर नहीं। और अगले ही पल वह राजकुमार की नज़रों से ओझल हो गया। कमबख्त, मेरे प्रिय घोड़े को ही ले गया। अब तो पैदल ही बाकी का सफ़र तय करना होगा। चलते चलते सांझ हो गई। तभी उसे दूर कोई चीट टिमटिमाती दिखाई दी। इस वीराने में रोशनी, शायद वहाँ कोई रहता है। चलकर देखना चाहिए, हो सकता है रात काटने को जगह मिल जाए। राजकुमार उस स्थान पर पहुँचा। आश्चर्य है, केवल दीपक, क्या माजरा हो सकता है। अचानक दीपक बुझ गया और निकट से ही कुछ सिंहों की भयानक गुर्राहट उभरी। सिंहों की गुर्राहट, कहीं यह भी कोई मायावी चक्कर तो नहीं। तभी 3 सिंहों ने न जाने कहां से निकलकर राजकुमार पर आक्रमण किया, लेकिन राजकुमार सावधान था। वह बहादुरी से उनका मुकाबला करने लगा। भागना मत दोस्तों, आज तुम्हें भी मालूम हो जाएगा कि शेर पर सवा शेर किसे कहते हैं। और शीघ्र ही उसने उन तीनों को मार गिराया। सच मानना दोस्तों, मुझे तुम्हारी मौत का बहुत अफसोस है। तभी मृत शेरों के शरीर से धुएं का विशाल गुबार उठा और राजकुमार उसमें घिर गया। उफ, यह क्या मुसीबत है। कुछ देर बाद जब वह धुआं छटा, ओह, धुएं का मार्ग। और कुछ सोचकर राजकुमार गजराज धुएं के उस अजीबोगरीब मार्ग पर बढ़ चला। ओह, यह मार्ग तो किसी ठोस धरती की तरह ही लग रहा है, लेकिन सावधान रहना चाहिए। हो सकता है यह भी उस दुष्ट जादूगर का ही कोई मायावी जाल हो। जब धुएं का वह मार्ग समाप्त हुआ तो राजकुमार गजराज ने स्वयं को एक ऊंचे पहाड़ के सामने खड़ा पाया। यह तो वही पहाड़ है। चिड़िया रानी ने कहा था कि एक ऐसे ही ऊंचे पहाड़ की दूसरी ओर मौजूद तालाब में बने सोने के महल में जादूगर चामुंडा रहता है। लेकिन रात हो चुकी है, थक भी चुका हूँ, अतः रात यहीं काटनी चाहिए। सुबह तरोताजा होकर चढ़ाई करूँगा। और राजकुमार रात वहीं काटने के उद्देश्य से किसी सुरक्षित स्थान की खोज करने लगा। जल्दी ही कोई गुफा ही मालूम पड़ती है, देखूं शायद रात यहीं सुरक्षित कर जाए। काफ़ी भयानक मुख है इसका, लेकिन भीतर चलकर देखूं। भीतर पहुंचने पर गुफा तो काफ़ी लंबी मालूम होती है, लेकिन है दुर्गंधपूर्ण। फिर अभी राजकुमार उस मार्ग पर कुछ ही आगे बढ़ा होगा कि तभी उसकी दृष्टि एक तरफ पड़े एक ढेर पर पड़ी। अरे, यह क्या, मानव हड्डियां और खोपड़ियां। तभी पीछे से आती एक आवाज़ को सुन वह चौंक कर तेजी से पलटा। ओह, गुफा का मुंह बंद हो रहा है, जरूर कोई खतरा है। मुझे जल्दी ही बाहर निकल जाना चाहिए वरना किसी चूहे की तरह फंस कर रह जाऊंगा। परंतु उसने गुफा के मुख तक पहुंचने से पहले ही द्वार पूरी तरह बंद हो गया। उफ, अब क्या होगा। इस दुर्गंध पूर्ण स्थान पर मैं कब तक होशो हवास पर काबू रख सकूंगा। फिर शीघ्र ही राजकुमार को सोचा हुआ सच होने लगा। उफ, दम घुट रहा है, शायद अब मैं ना बच पाऊं। और कुछ ही देर बाद बेहोश होकर धरती पर लुढ़क गया।
बेचारे राजकुमार गजराज को क्या मालूम था कि जिसे वह कोई विचित्र गुफा समझे हुए था वह वास्तव में गुफा नहीं बल्कि एक विशालकाय मगरमच्छ नुमा जानवर का खुला हुआ मुंह था। राजकुमार को निगलने के पश्चात वह भयानक जानवर तेजी से रेंगता हुआ एक दिशा में चल पड़ा। जब काफी समय तक राजकुमार गजराज वापस न लौटा और न ही उसकी ओर से कोई समाचार मिला तो राजा सूर्यराज, दोनों रानियां और राजकुमार सिंहराज नाना प्रकार की चिंताओं से ग्रस्त हो दुखी रहने लगे। एक दिन जब वे शोक में डूबे बैठे थे कि सफ़ेद चिड़िया वहां आई। आहा चिड़िया रानी, जल्दी मेरे बेटे का हाल बताओ, कहाँ है वह? मुझे दुख है राजन, राजकुमार भी उस दुष्ट जादूगर की कैद में फंस गया है। कहकर चिड़िया उड़ गई और तब हाय मेरे लाल, धीरज रखो बहन। पिताजी और गजराज के विछोह में राजा सूर्यराज सख्त बीमार पड़ गए। बहुत इलाज किया गया लेकिन राजा की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई। अंत में हकीम और वैद्य भी निराश हो उठे। कैसी तबीयत है पिताजी की वैद्यराज जी? हम अपनी पूरी कोशिश कर चुके हैं राजकुमार, उन्हें बचाने का अब केवल एक ही उपाय है कि राजकुमार गजराज को किसी तरह भी उनके पास ले आया जाए। जब राजकुमार सिंहराज ने यह जाना कि उसके पिता भाई गजराज के आने पर ही ठीक हो सकते हैं तो भैया को किसी भी तरह से उस दुष्ट जादूगर की कैद से छुड़ा कर लाना ही होगा, लेकिन चुपचाप जाना होगा क्योंकि वहां जाने की मुझे कोई आज्ञा नहीं देगा। और एक रात राजकुमार बिना किसी को बताए तलवार ले अपने घोड़े पर सवार हो जादूगर चामुंडा के सोने के महल की ओर चल पड़ा। वह जंगल आ गया, लेकिन जंगल के निकट पहुंचते ही राजकुमार के दिमाग में सहसा एक विचार आया। इस दिशा से जंगल से होकर आगे बढ़ने पर सभी को खतरा पेश आया है, क्यों ना मैं मार्ग बदल कर इस जंगल को पार करूं। और इस विचार के आते ही राजकुमार सिंह राज ने अपना घोड़ा दूसरी दिशा में मोड़ दिया। हो सकता है उस दुष्ट जादूगर ने केवल इसी रास्ते पर अपनी मायावी जाल फैला रखा हो और अन्य मार्ग सुरक्षित हो। चलते चलते रास्ते में उसे एक छोटा सा आदमी मिला। ठहरो ए घुड़सवार, ठहरो। तुम कौन हो भाई और क्या चाहते हो? मेरा नाम भस्मा है, मैं काम की तलाश में निकला हूँ, क्या तुम मुझे कोई काम दे सकते हो? ओह, काम चाहता है, लेकिन भला यह मेरा क्या काम कर पाएगा? फिर मैं अपने राजमहल में नहीं, दुष्ट जादूगर चामुंडा की खोज में जा रहा हूँ। क्या सोचने लगे श्रीमान? भाई तुम तो बहुत छोटे कद के व्यक्ति हो, मेरा क्या काम कर पाओगे? मेरा काम तो कोई बहादुर एवं शक्तिशाली व्यक्ति ही कर सकता है। काम का संबंध इंसान की लंबाई चौड़ाई से नहीं भद्र, बल्कि उसकी बुद्धि और साहस से आंकना चाहिए। अच्छा, यदि ऐसी बात है तो बताओ तुम क्या काम कर सकते हो? मैं किसी को भी भस्म कर देने की शक्ति रखता हूँ। क्या इसका प्रमाण दे सकते हो? हाँ, आओ मेरे साथ। राजकुमार सिंह राज घोड़े से उतरकर उसके साथ चल दिया। बौना भस्मा उसे लेकर एक विशाल पेड़ के सामने पहुंचा। अब देखो मेरी शक्ति का कमाल, ठीक है दिखाओ। दूसरे क्षण बौने ने अपना मुख उस विशाल पेड़ की ओर करके खोल दिया। ओह अद्भुत! कुछ ही देर बाद वह समूचा वृक्ष जलकर राख में बदल गया। उसकी यह अद्भुत शक्ति देखकर राजकुमार मन ही मन प्रसन्न होता हुआ बोला, वाह भाई, तुम तो वास्तव में काम के आदमी हो, इसलिए आज से तुम हमारे विशेष नौकर हुए। मैं शक्तिपुर का राजकुमार हूँ, प्रति माह तुम्हें सोने की 1,000 दिनारे दिया करूँगा। मुझे स्वीकार है राजकुमार। और फिर राजकुमार उसे साथ लेकर आगे चल पड़ा। वे दोनों काफ़ी देर तक चलते रहे। एक स्थान पर बौना भस्मा बोला, राजकुमार, यहाँ से कुछ दूर ही मेरा मंझला भाई पवना रहता है। वह भी आपके काम का व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। यदि आप चाहें तो उसे भी अपने यहाँ नौकर रख लीजिए। ठीक है, उसे भी बुला लाओ। कुछ देर बाद ही भस्मा अपने मंझले भाई पवना को लेकर वापस लौटा। वह भी कद में भस्मा जितना ही था। प्रणाम राजकुमार, मेरा नाम पवना है, मैं जहाँ चाहे उड़कर पहुँच सकता हूँ। क्या तुम अपनी बात प्रमाणित करके दिखा सकते हो? अभी लीजिए राजकुमार, कहकर बौने पवना ने जैसे ही अपने हाथ हवा में ऊपर किए वैसे ही वह आकाश में उड़ने लगा। वाह, यह भी वास्तव में काम का आदमी सिद्ध हुआ। आकाश में एक चक्कर लगाने के पश्चात पवना नीचे उतरा और राजकुमार के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। ठीक है भाई, तुम भी काम के आदमी निकले। आज से 1,000 सोने की दिनारे पर तुम्हारी भी नौकरी पक्की। राजकुमार की जय हो। राजकुमार उन दोनों को लेकर आगे बढ़ा। फिर चलते चलते वे दूसरी दिशा से खौफनाक जंगल के निकट जा पहुंचे। हमें इस जंगल के दूसरी ओर पहुंचना है। पवना तुरंत झुकता हुआ बोला, यह कौन सा मुश्किल काम है राजकुमार, घोड़े को यहीं छोड़िए और बैठ जाइए दोनों मेरे कंधों पर। अभी पार कर आए देता हूँ यह जंगल। वाह, इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। चलो भस्मा। परंतु तभी बड़ा भाई भस्मा कुछ ध्यान कर बोल उठा, ठहरिए राजकुमार, यदि आप बुरा ना समझे तो मेरे सबसे छोटे भाई दूरदर्शी को भी नौकरी पर रख लीजिए। वह पास ही में रहता है और मुझे विश्वास है कि वह भी आपके काम का आदमी सिद्ध होगा। ओह अच्छा, जाओ उसे भी ले आओ, लेकिन जल्दी लौटना।
और राजकुमार की आज्ञा पाकर भस्मा पवना के कंधे पर सवार हो एक तरफ उड़ चला। कितने विचित्र शक्ति के स्वामी हैं ये बौने, मैं इन्हें साधारण बौने समझकर कितनी भारी भूल कर रहा था। कुछ देर बाद पवना वापस लौटा। ओह, ले आए अपने छोटे भाई को। राजकुमार, यह मेरा सबसे छोटा भाई दूरदर्शी है। प्रणाम राजकुमार। तुम्हारी क्या विशेषता है दूरदर्शी? मैं जमीन के भीतर अथवा किसी भी स्थान को अपनी आंखों से भेद कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक दूर दूर तक आसानी से देख सकता हूँ राजकुमार। अच्छा तो बताओ, इस जंगल के पार तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अभी लीजिए राजकुमार। दूरदर्शी ने जंगल की ओर निगाह घुमाई। अगले ही क्षण उसकी आंखों से ज्योति निकली और जंगल को भेदती चली गई और वह बताने लगा, राजकुमार, इस जंगल के उस पार एक बहुत ऊंचा पहाड़ दिखाई दे रहा है। उस पहाड़ के पीछे एक तालाब है और तालाब में। दूरदर्शी ने जो कुछ जंगल के दूसरी तरफ के बारे में बताया उसे सुनकर राजकुमार को समझते देर नहीं लगी कि वह वास्तव में दूरदर्शी है और किसी भी वस्तु को भेद कर दूर तक देखने की उसमें शक्ति है। बस बस भाई, मुझे तुम्हारी बात का विश्वास हो गया। अतः आज से तुम भी 1000 दिनारे पर हमारे नौकर हुए। राजकुमार अमर रहे, राजकुमार की जय हो। अब मेरे विचार से अब हमें देर न कर उस जंगल को पार करना चाहिए, क्योंकि पवना, तुम तैयार हो? हाँ राजकुमार, आप तीनों मेरे कंधों पर बैठिए। राजकुमार ने घोड़ा वहीं छोड़ा और पवना उन तीनों को लेकर अपने कंधे पर बिठाकर जंगल के ऊपर से होता हुआ आकाश में उड़ चला। राजकुमार, आखिर आप जंगल पार कहाँ जा रहे हैं? क्या बताने का कष्ट करेंगे? अवश्य। और राजकुमार ने उन्हें सारी कहानी सुना दी। सारी कहानी सुन के सबसे बड़ा भाई भस्मा बोला, निश्चिंत रहिए राजकुमार, हम तीनों भाइयों के रहते वह दुष्ट जादूगर चामुंडा आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा और आपको अपने उद्देश्य में अवश्य सफलता मिलेगी। कुछ देर बाद, लीजिए, हमने जंगल पार कर लिया है राजकुमार, और वह रहा ऊंचा पहाड़। उधर सोने के महल में जादूगर चामुंडा उन चारों को अपने जादुई गोले में साफ देख रहा था। ओह, तो ये मूर्ख मेरे महल तक पहुंचने का दुस्साहस कर रहे हैं, इन्हें रोकना ही होगा। जादूगर चामुंडा को बदहवास देख पिंजरे में कैद सफ़ेद चिड़िया खिलखिलाकर हंस पड़ी। दुष्ट चामुंडा, मौत के दूत तुम्हारे प्राण लेने आ रहे हैं, अब तुम नहीं बचोगे। चुप रह मूर्ख स्त्री, यह सब तेरे ही कारण हो रहा है। अगर मुझे तेरी धूर्तता पहले ही मालूम हो जाती तो मैं तुझे पिंजरे में पहले ही कैद रख छोड़ता, लेकिन देखती रह मैं इन्हें कैसे मजा चखाता हूँ। और जादूगर चामुंडा ने हाथ में थमी छड़ी मंत्र पढ़कर जमीन पर मारी। तुरंत धुएं का बादल सा उठा। महाकाल, सामने आओ। और उस धुएं में से एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ। क्या हुक्म है मेरे मालिक? जाओ, जल्दी जाकर मेरे दुश्मनों को समाप्त करो, जो आज्ञा। इधर सावधान भाइयों, मैं देख रहा हूँ जादूगर महाकाल नामक राक्षस को हम पर आक्रमण करने के लिए भेज रहा है। चिंता मत करो छोटे भाई, मैं उससे निपटने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और फिर जैसे ही उन्होंने उस ऊंचे पहाड़ को पार किया, वैसे ही जादूगर चामुंडा का महाकाल राक्षस एक विशाल काय एवं भयानक पक्षी का रूप धारण कर उन पर तेजी से झपटा। हे ईश्वर, कैसा भयानक एवं विशाल काय पक्षी है! चिंता न करें राजकुमार, देखते जाइए। फिर इससे पहले कि वह राक्षस रूपी भयानक पक्षी उन्हें कोई नुकसान पहुंचा पाता, भस्मा ने अपना मुख खोला और उसके मुख की आँख से आग की लपटें निकलकर पक्षी से टकराई। वाह! तुरंत ही वह भयानक पक्षी आग की लपटों से घिर उठा। दूसरे ही क्षण राक्षस रूपी पक्षी अपने असली रूप में आकर जलता हुआ धरती पर गिरने लगा। वो मारा, शाबाश भस्मा! और धरती पर पहुंचते पहुंचते राक्षस राख के ढेर में बदल गया। जल्द ही पवना राजकुमार और अपने भाइयों को लेकर तालाब के किनारे उतरा। तब दूरदर्शी बोला, राजकुमार, मैं देख रहा हूँ जादूगर चामुंडा कुछ घबराया हुआ है और अपने जादुई गोले में हमारी एक एक हरकत देख रहा है। उसके निकट ही एक पिंजरे में सफ़ेद चिड़िया कैद है। सफ़ेद चिड़िया? ओह, तो उस दुष्ट ने सब कुछ जानकर उसे कैद कर लिया है। उधर सोने के महल के भीतर उन शैतानों ने मेरे विशेष रक्षक महाकाल को मार डाला और अब मेरे महल में घुसने की योजना बना रहे हैं। अब अपनी खैर मनाओ चामुंडा, तुम्हारे ख्वाब मिट्टी में मिलने जा रहे हैं। 101 इंसानों का खून पीकर अमर बनने से पहले ही तुम उनके हाथों मारे जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उन सभी का खून पी जाऊंगा। वैसे भी मुझे अब केवल एक व्यक्ति की ज़रूरत है और वही एक व्यक्ति तुम्हारा खून पीने के लिए तुम्हारे तिलिस्मी महल में आ रहा है। आएंगे तो तभी ना जब मैं चाहूँगा। कैसे रोकोगे तुम उसे? देखती जाओ। तभी चंद्र देश की राजकुमारी वहाँ आई। प्रिय, तुम? हाँ, मैंने सुना है कुछ दुश्मन तुम्हें मारने आ रहे हैं। हाँ, लेकिन स्वयं कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। देखो इस गोले में। ओह,
फिर जैसे ही चामुंडा ने उस गोले पर अपनी छड़ी घुमाई और उसमें राजकुमार और तीनों बौने भाई तालाब के किनारे खड़े दिखाई देने लगे। राजकुमार और तीनों बौनों को देखकर राजकुमारी अपने मन की प्रसन्नता दबाती हुई बोली, प्रिय चामुंडा, तुम इन्हें जल्दी से मारकर इनका खून पियो और अमरत्व प्राप्त करो। मैं तुमसे विवाह करने के लिए व्याकुल हूँ, बस कुछ इंतजार और करो प्रिय, अब जरा इनकी मौत का खेल देखो। कहकर वह पुनः अपने जादुई गोले पर अपनी जादुई छड़ी घुमाने लगा। घुड़ घुड़म ती तुड़ुक तड़ाक, दूतों सबको सिखाओ इन्हें। इधर दूरदर्शी महल के भीतर की एक एक खबर से राजकुमार को अवगत करा रहा था और वह हमें अब सबक सिखाने के लिए अपने दूतों को रवाना कर रहा है राजकुमार। और अभी दूरदर्शी ने अपनी बात पूरी की थी कि उनके इर्द गिर्द सहसा सैकड़ों राक्षस प्रकट हुए। ओह, घबराना नहीं राजकुमार, अभी मैं इनके अक्ल ठिकाने लगाता हूँ। फिर अगले ही क्षण जादूगर ने के उन मायावी राक्षसों ने जैसे ही राजकुमार आदि पर आक्रमण करना चाहा, आह उफ, हाय मरा, बचाओ! पलक झपकते ही सारे राक्षसों को भस्मा ने भस्म कर दिया। शाबाश भस्मा, अब हमें महल में प्रविष्ट होना चाहिए, चलिए राजकुमार। लेकिन वे जैसे ही तालाब में उतरने को हुए, तालाब के पानी ने आग की लपटों का रूप धारण कर लिया और उन लपटों ने महल को चारों ओर से घेर लिया। ओह, अब महल में कैसे प्रवेश करेंगे? आप चिंता न करें राजकुमार, मैं अभी प्रबंध करता हूँ। पवना ने अपना मुख खोला और उसके मुख से तेज हवा निकलने लगी और देखते ही देखते आग की लपटें बुझ गई। तुरंत पवना तालाब में कूद पड़ा। चले आइए राजकुमार, अब कोई खतरा नहीं है। हाँ राजकुमार, यही मौका है चामुंडा पर आक्रमण करने का, वह बुरी तरह भयभीत हो चुका है। उधर सोने के महल के भीतर, अरे आग बुझ गई, ओह! अब वे तालाब में उतरने में सफल हो गए और अब वे यहाँ पहुँचते ही होंगे। दुष्ट, मरने के लिए तैयार हो जाओ। चिड़िया राजकुमारी की बात सुन चामुंडा क्रोध से चीख उठा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं सबको मार डालूंगा। फिर उसने अपनी जादुई छड़ी जोर से धरती पर पटकी। तुरंत बहुत से राक्षस उसके सामने प्रकट हुए। रक्षकों, जाओ और महल में प्रविष्ट होने वाले दुश्मनों को मौत के घाट उतार दो। जो आज्ञा हमारे आका, हे ईश्वर, उनकी रक्षा करना। और जैसे ही राजकुमार और तीनों बौने महल में प्रविष्ट हुए, जादूगर के रक्षकों ने उन पर आक्रमण कर दिया। राजकुमार और तीनों बौने भाई पूरी बहादुरी से उनका मुकाबला करने लगे। आह उफ, हाय! तुम इनसे निपटो दोस्तों, मैं उस दुष्ट चामुंडा को देखता हूँ। ठीक है राजकुमार, हम अभी इनसे निपट लेते हैं, आप उस दुष्ट से निपटिए। और राजकुमार अपने सामने आने वाले राक्षसों का सफाया करता हुआ तेजी से एक तरफ बढ़ चला। फिर शीघ्र ही वह उसके कमरे तक पहुँचने में सफल हो गया जहाँ चामुंडा मौजूद था। अब तुम नहीं बचोगे दुष्ट जादूगर, तुम्हारा खेल समाप्त हुआ। पहले अपनी खैर मनाओ मूर्ख। जादूगर चामुंडा के जादुई छड़ी घुमाते ही बहुत से भयानक प्राणी वहां प्रकट हुए और चामुंडा के आदेश पर राजकुमार पर टूट पड़े। राजकुमारी बहादुरी से उनका मुकाबला करने लगा। राजकुमार, इस तरह तुम इनसे मुकाबला नहीं कर पाओगे, चामुंडा का जादुई गोला तोड़ दो। चिड़िया की बात सुन तुरंत राजकुमार ने जादुई गोला उठा लिया, नहीं, और उसे पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। गोले के टूटते ही सारे राक्षस पीड़ा से चीखते हुए अदृश्य हो गए। तभी चिड़िया रानी फिर बोली, राजकुमार, इस दुष्ट की मौत इसके गले में पड़े हार में है, इसे उतार कर तोड़ दो। ओह नहीं! जादूगर क्रोधित हो पिंजरे की ओर झपटा। ओह विश्वासघातिनी, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठहर जाओ शैतान, मौका अच्छा है, मैं वह हार इसके गले से उतार लूं। और जादूगर ने जैसे ही चिड़िया रूपी राजकुमारी को क्रोध में पिंजरे से निकाल उसकी गर्दन मरोड़नी चाहिए, राजकुमारी ने उपयुक्त मौका देख किसी चतुर बाघनी की तरह झपट कर उसके पीछे से उसके गले से हार खींच लिया। अरे वाह! आए चंद्रिका के हाथ में हार आते ही राजकुमार प्रसन्नता से चीख उठा, शाबाश राजकुमारी, अब इसे तुरंत तोड़ डालो। नहीं नहीं, इसे मत तोड़ना, तुम जो कहोगी मैं करूंगा राजकुमारी। जादूगर चामुंडा बुरी तरह भयभीत हो उठा, परंतु राजकुमारी चंद्रिका ने उसकी बात की ओर ध्यान नहीं दिया। दुष्ट, अब तुम्हें मौत से कोई नहीं बचा सकता, ले। नहीं, और तुरंत हार के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हार के टूटते ही चामुंडा के प्राण पखेरु उड़ गए। जादूगर के मौत के साथ ही सोने के महल का तिलिस्म टूट गया और चिड़िया एक अधेड़ सुंदरी के रूप में परिवर्तित हो गई। धन्यवाद राजकुमार, आखिर यह दुष्ट जादूगर अपनी किए की सजा पा ही गया। ईश्वर का शुक्र है, अब हम इसकी कैद से मुक्ति पा गए। तभी तीनों बौने भाई भी वहां आ पहुंचे। आओ आओ दोस्तों, तुम्हारा भी शुक्रिया, तुम्हारी सहायता से ही आखिर हम सब इस दुष्ट जादूगर को समाप्त करने में सफल हुए हैं। धन्यवाद राजकुमार, अब हमें देर न कर राजकुमार गजराज की खोज करनी चाहिए।
तभी अधेड़ राजकुमारी बोल उठी, अपने भाई की चिंता मत करो राजकुमार, महल का तिलिस्म टूटने के साथ ही अब उन्हें कोई खतरा नहीं रह गया। आओ मैं तुम्हें उनके पास ले चलती हूँ। हाँ चलो, मैं अपने भाई से मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल हूँ, न जाने उस पर क्या बीती होगी। फिर अधेड़ राजकुमारी के साथ वे सभी एक तरफ चल दिए। शीघ्र ही चिड़िया राजकुमारी उन्हें लेकर उस स्थान पर पहुंची जहाँ बहुत से बहादुर युवकों के साथ राजकुमार गजराज भी कैद था। वे रहे राजकुमार गजराज व अन्य कैदी। आहा भैया! कैद खाने का ताला तोड़कर राजकुमार सिंहराज ने उन सभी को मुक्त करवाया। राजकुमार गजराज और सिंहराज आपस में गले लग गए। भैया! प्रसन्नता की अधिकता से दोनों की आंखों में आंसू बहने लगे। उसके बाद राजकुमार सिंहराज ने अपने भाई और अन्य कैदियों को दुष्ट जादूगर के मारे जाने तक की सारी कहानी सुनाकर अंत में कहा, अब आप सब आज़ाद हो और अपने अपने देश व घरों की को खुशी खुशी वापस जा सकते हैं। हम आपके आभारी हैं राजकुमार। राजकुमार सिंहराज की जय हो। राजकुमार सिंहराज जिंदाबाद। सारी कहानी सुनकर सभी कैदी राजकुमार सिंहराज की जय जयकार कर उठे। उसके बाद सभी से विदा ले राजकुमार सिंहराज अपने भाई गजराज, दोनों राजकुमारियाँ और तीनों बौने भाइयों के साथ अपने देश लौट पड़ा। जब वे सभी राजमहल पहुंचे तो दोनों रानियों ने अपने अपने बेटों को गले लगा लिया। मेरे लाल, मेरे बेटे, माँ! राजकुमारी के वापस लौटने की खबर सुनकर पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। दोनों राजकुमारों को सही सलामत अपने सामने देख राजा सूर्यराज की भी सारी बीमारी जाती रही। वे पहले की तरह ही स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त हो उठे। शाबाश मेरे बहादुर बच्चों, मुझे तुम पर गर्व है। फिर एक दिन राजकुमार सिंहराज का विवाह राजकुमारी चंद्रिका से धूमधाम से संपन्न हुआ। चिड़िया राजकुमारी कुछ दिन वहां प्रसन्नता से गुजारने के बाद वापस अपने देश लौट गई। समाप्त।